नीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पहले ही अध्याय यमुना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यमुना छवि को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। तरनी तनुजा, तरनी तनुजा का मतलब होता है यमुना। पर्सन मतलब होता है स्पर्श करने के लिए। लखत, लखत का मतलब होता है देखना। आतप, आतप, आतप का मतलब होता है ताप। वारन, वारन का मतलब होता है रोकने के लिए। लहत, लहत का मतलब होता है प्राप्त करना। अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद काव्य संकलन में संकलित एवं हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि से अवतरित किया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। इस पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण हुआ है। यमुना छवि की ललिता यमुना की छवि का वर्णन करते हुए कहती है कि, अब हम व्याख्या कर रहे हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछावे, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहावे। यमुना तट के तमाल के वृक्ष, सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। कीधो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह जल रूपी दर्पण से झुक झुक कर अपनी शोभा देख रहे हों। कै प्रणवत जल जानी, जानी पवन पावन फल लोभा, अथवा जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप वारन तीर के सिमटी छह रहत, और ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे की ओर इकट्ठे हो गए हैं। है हरि सेवा हित के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हैं। इन तमाल वृक्षों को देख से हमारा मन, हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में रस श्रृंगार है, अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, अनुप्रास है। उत्प्रेक्षा कैसे जानते हैं? मानो मनो मनोह का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं पूरे पद्य में। भाषा ब्रज है, छंद 56 है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। छीन, छीन का मतलब होता है क्षण। राकानिशी, राकानिशी का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात। तान तनावती, तंबू सी बनी हुई। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। भारतेंदु जी यमुना तट के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। तीन पै जेहि छिन्न चंद चौकी राका निशी आवती, जल में मिलकर नभ अवनी लव तान तनावती। जिस समय यमुना के जल में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो जल से मिलकर पृथ्वी से आकाश तक श्वेत तंबू तन गया है। होत कुकुरमय मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा। यह व्यापक श्वेत क्रांति उस समय प्रकाश दर्पण से दिखाई पड़ती है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। यमुना के इस अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर तन मन और नयन परम शीतलता और सुख का अनुभव करते हैं। सो को छवि तो छवि कह सके ताक्षण यमुना नीर की। इस अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। मिल अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की।
चतुर्दिश चांदनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश से पृथ्वी तक एक सा सौंदर्य छा गया हो। ये हो गया पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, अलंकार अतिशयोक्ति अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, छंद छप्पय है। तीसरे पद्यांश के व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। परत, परत परत का मतलब पड़ता है। मधी, मधी का मतलब होता है मध्य में। लोल कपोल, लोल लहर, लोल लहर मतलब चंचल लहर। दर्शन हेतु, दर्शन हेतु, दर्शनों के लिए। मुकुर, मुकुर, मुकुर का मतलब होता है दर्पण। रास रसद, रास रस रमन, रसन का अर्थ होता है रास में रमे हुए, रास में रमे हुए। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के जल में पड़ते चंद्रमा के चंचल प्रतिबिंब का मोहक चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। परत चंद्र प्रतिबिंब कहू जल मध्य चमकायो। यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है। लोल लहर लय नचत कबहु सो मन भायो। यमुना के जल में जब कभी चंचल लहरें उठती हैं तो उन लहरों के साथ यह मचलता चंद्रमा नृत्य करता सा प्रतीत होता है। मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। चंद्रमा की मन में हरने वाली इस छवि को ऐसी लगती है मानो वह जल के निवास करने वाले नारायण विष्णु को दर्शन करने के लिए भी वह भी जल में उतर आया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। चंद्र यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने और यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे। कै रास रमन श्री हरि मुकुट आभा जल दिख रात है। कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण रखा हो और यमुना के किनारे रास क्रीड़ा में रमे श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही प्रतिबिंब के रूप में यमुना जल में दिखाई पड़ती है। यह प्रतिबिंब ऐसी सुशोभित हो रही है मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और यमुना के जल में उसी प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार उत्प्रेक्षा मानवीकरण अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, छंद छप्पय है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। पद्यांश के व्याख्या से करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। दूरी, दूरी का मतलब होता है छिपकर। पवन गवन बस, पवन गवन बस मतलब हवा के प्रवेश करने के कारण। साजत, साजत का मतलब होता है शोभित। कलौने, कलौने कलोले मतलब गतिशील। और बालगुड़ी, बालगुड़ी का होता है बालक की पतंग। अवगाहत मतलब स्नान करके। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले मैं आपको प्रसंग बता दें जरा। प्रस्तुत पद में रास लीला के समय, पूर्णिमा के समय यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो कवि ने उसी शोभा का वर्णन करके शब्दों में लिया है। वह कहता है कि अब हम व्याख्या कर रहे हैं।
कबहु होत सत चंद कबहु प्रकटन दूरी भाजत। यमुना की चंचल लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो कभी सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। और कहीं छिपकर भाग जाता है। हवा की गति के साथ साथ चंद्रमा यमुना जल में प्रतिबिंबित होकर अत्यंत ही शोभा देता है। मनु शशि भर अनुराग ममूल जल लोटत डोले। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा यमुना के प्रेम में अनुरक्त होकर उसकी गोद में जल में लौटता फिरता है। कै तरंग की डोर ही डोरनी करत कलोले। अथवा लहरों की डोरी के झूला झूलते हुए कलोले कर रहा है। बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। अथवा बच्चों द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग है जो इधर उधर उड़ती हुई शोभा दे रही है। गाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ब्रज बाला यमुना जल में स्नान करने के लिए हिलती हुई जल में आ रही है जिसका मुख चंद्रमा सा प्रतीत हो रहा है। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार उत्प्रेक्षा भ्रमालंकार और अनुप्रास है। गुण माधुर्य है। शैली मुक्तक है। रस श्रृंगार है। छंद छप्पय है। पद्यांश की व्याख्या से करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। जुग का मतलब होता है दोनों। पक्ष का मतलब होता है पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लुकत का अर्थ होता है छिपता है। अविकल का मतलब होता है पूर्ण निशिपति। निशिपति का मतलब होता है चंद्रमा। कालिंदी मतलब यमुना। चकई मतलब एक गोल खिलौना। और मल्ल मतलब होता है पहलवान। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना आपको बताएंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में यमुना जल से छिपते प्रकट होते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकारिक वर्णन हुआ है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। कभी कहता है कि पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के चंचल जल में पड़ता है। कै तारागत ठगन लूटत प्रगटन शशि अविकल। इस दृश्य देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेहों ने जन्म ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, दोनों में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावन। तितनो ही हरि रूप मिलन हित तासो धावत। और तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो और यमुना जल अपने जल में कितनी लहरें प्रकट करती है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछावत। चंद्रमा उतने ही रूप में धारण कर उसमें मिलने को दौड़ता है। अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं और जल की फुहारें उठ रही हैं।
कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। और चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से व्यायाम कर रहा है। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा श्वेत और यमुना का जल श्याम मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हो गया व्याख्या। 5वें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, मानवीकरण तथा अनुप्रास है। रस श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण माधुर्य है। छंद छप्पा की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। कलहंस, कलहंस का मतलब होता है राजहंस। मज्जत मतलब नहाते हैं। और पारावत मतलब कबूतर। कारंडव मतलब एक प्रकार का हंस बत्तख। जल कुक्कुट का मतलब होता है जल मुर्गा। सूक पिक का मतलब होता है तोता और कोयल। रोर मतलब शोर या कलरव। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के किनारे और उसके जल में विहार करते हुए विविध पक्षियों की मनोरम शोभा का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। कूजत कह कलहंस कह मज्जत पारावत। कवि कहता है कि यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कौ कारंडव उड़त कौ जल कुक्कुट धावत। कहीं पर कारंडव नामक हंस विशेष उड़ते दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं जल मुर्गा भी दौड़ लगाती हुई दृष्टिगत होती है। चक्रवाक कौ बसत कौ बक ध्यान लगावत। कहीं पर चक्रवातों का जोड़े जल विहार करते दिखाई देते हैं, तो कहीं मछलियां पकड़ने के लिए एक टांग पर बगुले ध्यान लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूक पीक जल कह पियत कह भ्रम रावली गावत। कहीं कहीं तोते और कोयल जल पी रहे हैं, तो कहीं यमुना जल में खिलते कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुन करके गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर विविध पक्षी करत। यमुना के किनारे यहाँ वहाँ सब प्रकार मोर नृत्य कर रहे हैं। विविध प्रकार के आकार प्रकार पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं। कानन करि मुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। इस प्रकार यमुना के जल पीते हैं, उसमें स्नान करते पक्षी इस प्रकार से सुख पाते हैं हुए यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। हम छठे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है। अलंकार अनुप्रास है। रस शांत है। छंद छप्पा है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति अभिधा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।